कि नहीं बच जाएं बच जाएं, थोड़ा लड़ने की कोशिश भी करेंगे। 1947 में यही हुआ। सबसे पहले हमला कहां हुआ? कराची पे। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक कैपिटल था। दूसरा हमला कहां हुआ? लाहौर में, क्योंकि वो कल्चरल कैपिटल था। भारत की फिल्में पहले मुंबई में नहीं बनती थी, भारत की सारी फिल्में पहले लाहौर बनती थी। ये जितने हीरो हीरोइन निर्माता निर्देशक पहले कहां होते थे? लाहौर में होते थे, इधर कोई होता ही नहीं था। हमारे इधर वाले भारत में नाटक खेला जाता था, बस नाटक खेला, फिल्में नहीं बनती थी, सारा उधर होता था। तो सबसे अफगानिस्तान को जब खाली कराना था तो सबसे पहला हमला उन्होंने गंधार और काबुल पे किया। तो जब वहां से लोग भागे बड़े लोग, तो फिर पीछे पीछे छोटे लोग भी भागे। पाकिस्तान में जो पहला हमला उन्होंने किया कराची और लाहौर में किया, क्योंकि कराची का पूरा बिजनेस अग्रवाल माहेश्वरी जैन समाज के पास था और लाहौर और सिंध का पूरा बिजनेस सिंधियों के पास था। वो खाली करा लिया। अभी बांग्लादेश में 2 जगह हमले हो रहे हैं सबसे ज्यादा, एक ढाका एक चटगांव, क्योंकि ढाका वहां का इकोनॉमिक कैपिटल है और चटगांव उनका कल्चरल कैपिटल है। तो मतलब मुख्य स्थानों पे पहले हमला करते हैं। आज क्या सिचुएशन है ढाका में आपको दिख रही होगी, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। आप जरा कल्पना करिए, आज जो ढाका में हो रहा है ना, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। और किस लिए बलात्कार हो रहा है? क्योंकि तुम हिंदू हो। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? किस आधार पे हुआ? मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाक स्थान, पवित्र स्थान। तो वो कह रहे हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं, तुम हिंदू हो, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रहेंगे, हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे। अब बना लिया, अब कितना पवित्र हुआ तो भगवान जाने, दिख रहा है वहां कितना पवित्र हुआ है। वहां के लोगों को नागरिकता देना हमारा काम है। सीए नागरिकता देने वाला कानून है। नागरिकता भारत के लोगों से इसका सीए का कोई लेना देना नहीं है। इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसका मूल सवाल जो आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिस पाक नापाक की सोच ने अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने बांग्लादेश में नरसंहार शुरू कर दिया है, वो पाक नापाक की सोच भारत में है या खत्म हो गई है? जोर से बोलिए जरा, है कि खत्म हो गई? और बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो चलो भैया, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को तो आप सीए में यहां नागरिकता दे दोगे, कश्मीर वालों को चलो दिल्ली में नागरिकता दे दिया, दिल्ली वालों को कहां नागरिकता दोगे? अमेरिका तो नहीं देगा। तो नागरिकता देना आवश्यक है, लेकिन उस पाक नापाक की सोच को खत्म करना जरूरी है। और याद रखिए, पेट में कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वो जो कुछ होता है पैदा होने के बाद होता है। और भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। भाई 2 आंख तुम्हारी 2 आंख हमारी, 2 हाथ तुम्हारे 2 हाथ हमारे, तुम भी मां के पेट में 9 महीने, हम भी मां के पेट में 9 महीने, तुम्हारे 2 पैर हमारे 2 पैर, तुम्हारे 20 उंगलियां हमारे 20 उंगलियां, तुम्हारा नाक में 2 छेद हमारे नाक में 2 छेद। फिर तुम पाक कैसे हो गए, हम नापाक कैसे हो गए? इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? और जो स्कूल इस पाक नापाक की सोच को बढ़ा रहे हैं, क्या उनको चलने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? तो सबसे पहले उस सोच को खत्म करना पड़ेगा जो पाक नापाक की है। और वो सोच तब खत्म होगी जहां से ये सोच पैदा होती है।
कहां से पैदा होती, कौन से स्कूल से? जोर से बोलिए जरा। मदरसा से। अब मदरसा क्यों चल रहा है? उनका कहना है आर्टिकल 30 में हमको अपना स्कूल चलाने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 30 में यह कहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी है? यह कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में? संविधान में माइनॉरिटी तो डिफाइन ही नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बन गया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक काम क्या करना चाहिए? माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। अब माइनॉरिटी की डिफिनीशन यूएन में है। यूएन कहता है एनी ग्रुप आर कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%. ऐसी कम्युनिटी, ऐसा समूह, ऐसा संप्रदाय, ऐसा पंथ, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिस संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। और एक और डिफिनीशन है, जो समुदाय कभी शासन कर चुका है वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। तो पहली वाली डिफिनीशन उठाओ या दूसरी डिफिनीशन उठाओ। पहली वाली कहता है 1% से कम, तो उसके अंतर्गत क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। दूसरी डिफिनीशन कहता है जो कभी शासन कर चुका हो, रूल कर चुका हो, उसमें भी मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। तो जब माइनॉरिटी नहीं हो सकते और नफरत के केंद्र क्या है? मदरसा और मिशनरी स्कूल। धर्मांतरण का केंद्र क्या है? मदरसा मिशनरी स्कूल। घुसपैठियों की मदद करने वाले केंद्र क्या है? मदरसा और मिशनरी स्कूल। मदरसा मिशनरी स्कूल चल कैसे रहे? आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी का यूज करके। और चल क्यों रहे? क्योंकि माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो सरकार को पहला काम क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। अरे इधर वाले जोर से बोलो। अरे यार वकीलों की आवाज इतनी स्लो क्यों है? हाँ, माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। तो नागरिकता देना जरूरी है, लेकिन नागरिकता परमानेंट समाधान नहीं है। हमको यह भी देखना पड़ेगा कि चलो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को यहां नागरिकता दे दिया, कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि यहां वालों को कहीं और नागरिकता ना मांगना पड़े। इसकी भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 15-20 साल के बाद पता चला यहां के लोगों को कहीं और नागरिकता मांगनी पड़ रहा है। तो इसलिए पहला काम करना चाहिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। और एक काम और करना चाहिए, आप लोग अगर टीवी में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, तो सुबह से लेकर शाम तक हेट स्पीच की बात होती है। हेट स्पीच, इन्होंने हेट स्पीच दिया, उन्होंने हेट स्पीच दिया। जबकि कड़वी सच्चाई यह है, हेट स्पीच भारत के किसी कानून में डिफाइन ही नहीं है। आज तक हमारे अधिवक्ता मित्र दुबे जी भी आ गए, हेट स्पीच कहीं डिफाइन है क्या? नहीं है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है, और सुबह से शाम तक एक दूसरे पे हेट स्पीच का आरोप लग रहा है। मेरा यह मानना है जितना जरूरी है माइनॉरिटी को डिफाइन करना, उतना ही जरूरी है हेट स्पीच को डिफाइन करना। हेट स्पीच डिफाइन करना चाहिए, और जितनी किताबें हैं उनको टेस्ट करना चाहिए, इसमें कितने पन्ने हेट स्पीच के कानून के दायरे में आ रहे हैं। इसमें से हनुमान जी की पूजा कितने लोग करते हो? सब करते हैं। आपके हनुमान जी पूजा योग्य हैं कि नहीं है? जोर से बोलो। लेकिन 5 बार आपको कहा जाता है लाउड स्पीकर से कि आपके हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। राम के कितने भक्त हैं इधर? आपको 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है राम पूजा योग्य नहीं है, आपके कृष्ण पूजा योग्य नहीं है। पारस जैन जी, आपको 5 बार बताया जाता है कि भगवान महावीर पूजा योग्य नहीं है, गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, हमारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है। यह हेट स्पीच है कि नहीं? जोर से बोलो जरा।
लेकिन ये हेट स्पीच के दायरे में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर हेट स्पीच किसी कानून में आ जाए तो जैसे ही आपको लाउड स्पीकर से कोई सुनाई पड़ा, आप क्या करोगे? थाने जाके सीधे सीधे एफआईआर करवा दोगे। हो जाएगा कि नहीं? समस्या का समाधान होगा कि नहीं? और आपको बता दूं, रेडिकलाइजेशन का कारण यही है। अगर हम अपने बेटे को, जैसे मैं मांगलिक हूं, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, मैं अपने बेटे को सर अगर बचपन से यही सिखाना शुरू करूं, केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, हनुमान जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, तो वो भी इतना रेडिकल हो जाएगा, किसी और की पूजा होते देखेगा तो गदा लेके दौड़ेगा। और ये काम 9वीं शताब्दी में भारत में हो चुका है। दक्षिण भारत में बाकायदा युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि तमिलनाडु के जो वैष्णव हैं उनका मानना है विष्णु जी आदिदेव हैं, जो शैव हैं उनका मानना है कि शंकर जी आदिदेव हैं। इसलिए वहां पे एक बार विजयनगरम साम्राज्य में युद्ध हो गया था कि आदिदेव विष्णु है कि आदिदेव शंकर है। ये 5 बार जो लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है, यही रेडिकलाइजेशन का रूट काज है। बाकी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है जिससे खाद पानी मिल जाता है, लेकिन जड़ यह है रेडिकलाइजेशन। तो सीए जरूरी है, लेकिन सीए के साथ साथ मदरसों को बंद करना जरूरी है, मिशनरी स्कूलों को बंद करना जरूरी है। तो फिर लागू क्या करना? लागू करना अपनी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। अब भारत में हजारों साल पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो चुका है। भगवान श्री राम के दादाजी ने उस अखंड भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया और यह नियम बनाया कि अब चारों वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? दशरथ जी जो राजकुमार क्षत्रिय परिवार, सुमंत जो मल्लाह के लड़के, एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े और बाद में मित्रता हो गई तो दशरथ जी ने सुमंत को अपना मंत्री बना लिया। यह यूनिफॉर्म एजुकेशन का प्रभाव हुआ। उसके पहले अलग अलग अपने 4 वर्ण थे तो चारों के अलग अलग इस गुरुकुल चलते थे। आज अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ देना चाहिए, इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। सिलेबस करिकुलम अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, अपनी अपनी भाषा में पढ़े। लेकिन मैथ का सिलेबस तो पूरे देश का कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का कॉमन हो सकता है, केमिस्ट्री का कॉमन हो सकता है, जूलॉजी का कॉमन हो सकता है, बॉटनी का कॉमन हो सकता है, सारे सिलेबस कॉमन हो सकते हैं। 2-3 बात है राज्यों पे छोड़ दो भैया, अपने अपने राज्य में अपनी हिस्ट्री पढ़ा लो, अपने अपने राज्य में लोकल वहां की ज्योग्राफी पढ़ा लो, अपने अपने राज्य में लोकल इन्वायरमेंट पढ़ा लो। तो मान लो 10 किताब पढ़ानी है तो 7 किताब कॉमन हो गई जो दिल्ली से आई और 3 किताब अपने अपने राज्यों की हो गई। हो सकती नहीं सर? हो सकती, हो सकती। आखिर नवोदय स्कूल का सिलेबस तो पूरे देश का एक है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है। और अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? ये पैसा